Hello everyone, welcome back to our channel Tattvabodh. My name is Akash and I have completed my bachelor's and master's in English language and literature from Banaras Hindu University. So here in this new video lecture we are going to explore a new chapter and the name of this chapter is Gillu written by Mahadevi Verma. पिछले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग कर चुके हैं. इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे. सो हमारा चैप्टर है गिल्लू एंड दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय महादेवी वर्मा. तो यहाँ पे चैप्टर की शुरुआत में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है ऑथर के बारे में, उसको हम लोग देखते हैं. सो महादेवी वर्मा वॉज अ लीडिंग पोइटेस ऑफ द छायावादी स्कूल ऑफ पोइट्री इन हिंदी. महादेवी वर्मा हिंदी के छायावादी युग की एक बहुत ही महान कवयित्री हैं. She was also a well-known story writer and editor of the famous Hindi weekly चांद. यह बहुत ही जानी मानी कहानी की लेखिका भी हैं और एडिटर हैं, संपादक रही हैं बहुत ही एक प्रमुख मुख्य हिंदी वीकली के जिसका नाम है चांद. Some of her important works include दीपशिखा, यम, निहार पोइट्री है, श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरा परिवार. इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जिनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें एक है दीपशिखा, फिर दूसरा है यम, फिर निहार जो कि कविता का कलेक्शन हो सकता है, श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरा परिवार. She was the recipient of मंगला प्रसाद प्राइज, भारत भारती अवार्ड एंड द ज्ञानपीठ अवार्ड अलॉन्ग विथ पद्म भूषण. महादेवी वर्मा जी को बहुत सारा पुरस्कार मिला है जिसमें मंगला प्रसाद प्राइज़ है, भारत भारती अवार्ड है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है. इसके साथ ही साथ इनको पद्म भूषण भी मिला है. सी वॉज इलेक्टेड फेलो ऑफ साहित्य अकेडमी और इनको साहित्य अकादमी का सदस्य भी चुना गया था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर गिल्लू. यहाँ नैरेटर जो हैं वो खुद लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी. महादेवी वर्मा जो हैं वही नैरेटर हैं. तो अगर हम आगे कभी नैरेटर बोलें या महादेवी वर्मा बोलें तो कंफ्यूज नहीं होना है, बोथ आर सेम, दोनों एक ही हैं. तो हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ. अनएक्सपेक्टेडली वन मॉर्निंग, अचानक से अप्रत्याशित रूप से एक सुबह, व्हेन आई एंटर्ड द बरामदा फ्रॉम रूम, जब मैं अपने कमरे से बरामदे में आती हूँ, आई सॉ टू क्रॉस प्लेफुली पोकिंग देयर बिग्स एट द फ्लावर पोट्स. मैं देखती हूँ कि दो कौवे खेलते हुए अपने चोंच को गमले के आसपास मार रहे हैं, अपने चोंच को इधर उधर मार रहे हैं गमले के आसपास. एज जैसा कि इफ़ एंगेज इन द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, उनको देख के ऐसा प्रतीत होता था, लग रहा था कि दोनों लुका छिपी खेल रहे हैं, हाइड एंड सीक खेल रहे हैं. सडनली अचानक, माई असीडुअस क्रिटिक ऑफ दिस मिथिकल टेल ऑफ द क्रो, इनके भीतर जो एक तत्परता है किसी भी चीज़ की समीक्षा करने की, और उनके महादेवी वर्मा के भीतर या किसी के भी भीतर तत्परता होती है. हम लोग अगर किसी चीज़ को देखते हैं तो उसकी समीक्षा करने लगते हैं. उसी तरह से इनके भीतर भी एक असीडुअस क्रिटिक है, एक बहुत ही हार्ड वर्किंग मेहनती तत्पर क्रिटिक है, जो इन दो कौवों को देख के, जो यहाँ पे जो दो कौवे हैं, इन दो कौवों को देख के समीक्षा करने लगा कि क्या कर रहे हैं ये दो कौवे. और ख़ास करके कौवों से जुड़ी हुई बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, मिथिकल टेल है. जैसे कहा जाता है कि कौवा अगर घर पे बैठ के टर टर कर दे तो हो सकता है आपके साथ कुछ बुरा होने वाला हो. अनदर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, बिल्ली रास्ता काट दे तो आप जो काम करने जा रहे हैं वो काम नहीं होगा.
तो इस तरीके की मिथिकल टेल्स चलती हैं हमारे समाज में। तो जब अपनी लेखिका इन दो कौवों को देखती हैं अपने घर में, तो ये भी सोचने लगती हैं कि अरे, दो कौवे, वो भी मेरे घर में, कुछ होने तो नहीं वाला है मेरे साथ। तो ये अभी ऐसा सोच ही रही रहती हैं। अचानक क्या होता है कि इनका, ये अभी सोच रही हैं, समीक्षा कर रही हैं, तब तक क्या होता है, इनका जो क्रिटिक है, इनकी ये जो समीक्षा कर रही है, वो समीक्षा इंटरसेप्ट किया जाता है, उस समीक्षा को रोका जाता है, वो समीक्षा रुकता है। बाई माई गेज दैट फेल ऑन दिस टाइनी बिंग। और वो समीक्षा करते करते अचानक समीक्षा को बंद कर देती हैं। क्यों बंद कर देती हैं? क्योंकि इनकी नज़र पड़ती है एक छोटे से बिंग पे, एक छोटे से प्राणी पे, लाइंग हिडन, जो पड़ा हुआ है, हिडन गैप एट द जंक्शन ऑफ द पॉट विद द वॉल। जो छोटा सा प्राणी दीवार और गमले के बीच में पड़ा हुआ है। दो कौवों को देख के अपनी नैरेटर समीक्षा करने लगती हैं। कोई भी आम इंसान जब कौवे को देखता है, बिल्ली कहीं रास्ता काट दे, किसी के साथ ऐसा हो, तो वो सोचने लगता है कि अरे क्यों हो रहा है ऐसा। ऐसा ही कुछ सोच रही होंगी महादेवी वर्मा जी। तभी इनकी नज़र अचानक पड़ती है एक छोटे से प्राणी पे, जो प्राणी दीवार और गमले के बीच में पड़ा हुआ था। मूविंग क्लोजर, और नज़दीक जाने पे, आई सॉ दैट, मैं देखती हूँ, इट वॉज अ टाइनी बेबी स्क्विरल, वो एक छोटी सी गिलहरी है। दैट मस्ट हैव एक्सीडेंटली फॉलन डाउन फ्रॉम अ नेस्ट, जो एक्सीडेंटली किसी घोंसले से नीचे गिरी पड़ी है। एंड वॉज नाउ बींग कंसिडर्ड बाई द क्रोज टू बी एन ईजी प्रे, और जो दो कौवे हैं उसको बहुत आसान शिकार समझ रहे हैं। Having sustained 2 wounds due to the assault by the pair of crows, जो छोटी गिलहरी है वो 2 घाव को सस्टेन कर चुकी है, 2 घाव सह चुकी है, ड्यू टू द असॉल्ट बाय द पेयर ऑफ क्रोज। और ये जो घाव है उस गिलहरी के शरीर पे, वो इन 2 कौवों के हमला करने से हुआ है। ये 2 कौवे उसके शरीर पे हमला किए हैं, जिससे कि उस छोटी गिलहरी के शरीर पे 2 घाव हो गया है, और अभी तक वो सस्टेन कर रही है, झेल रही है। वॉज इनफ फॉर दिस टाइनी बिंग एंड ही वॉज नाउ मोशनलेस। और जो असॉल्ट किए हैं ये 2 कौवे, जो हमला किए हैं उस छोटी गिलहरी पे, उस छोटी गिलहरी को ये लोग नाउ मोशनलेस कर दिए हैं। 2 घाव हो जाने के चलते, कौवे के चोंच से 2 घाव हो जाने के चलते, जो छोटी गिलहरी है वो अब मोशनलेस हो गई है, उसके में कोई गति नहीं है, वो आराम से पड़ गई है। क्लिंगिंग टू द पॉट, गमले से एकदम चिपक के। छोटी सी गिलहरी है, उसको 2 कौवे चोंच से मार रहे हैं, और इनके चोंच मारने के चलते उसके शरीर पे 2 घाव हो गया है, और वो घाव इतना गहरा है और चोट इतना ज़्यादा लग गई है, चोट उस छोटी गिलहरी को, कि वो गिलहरी अब मोशनलेस हो गई है, वो हिल डुल भी नहीं रही है, सिर्फ क्लिंगिंग टू द पॉट, गमले से चिपक के पड़ी हुई है। और जो गिलहरी है वो मेल है, मेल गिलहरी है, यहाँ से पता चल रहा है। ही वॉज नाउ मोशनलेस, वो अब मोशन नहीं कर सकता है, गति में नहीं है। आगे पढ़ते हैं। Everyone remarked that, सब लोग जैसा बोल रहे थे, as he would not survive after having been so assaulted by the crows. कौवे उस पे इतना हमला कर चुके हैं, इतना घाव दे चुके हैं कि अब वो गिलहरी का बच्चा सरवाइव नहीं करेगा, ऐसा सब लोग कह रहे थे कि अब उसका जिंदा रह पाना मुमकिन नहीं है। He be left alone, उसको
अकेला छोड़ देना चाहिए, बट माई माइंड रिफ्यूज टू एक्सीड टू देयर व्यूज़। लेकिन नैरेटर कहती हैं इनका जो दिमाग है वो नहीं मानता है इन सारी बातों को। एंड देयर फोर आई जेंटली लिफ्टेड हिम अप एंड ब्रॉट हिम टू माई रूम। और जो लेखिका हैं, जो नैरेटर हैं, वो इसको बहुत प्यार से उठाती हैं और उसको लेके आती हैं अपने कमरे में। एंड आफ्टर वाइपिंग द ब्लड फ्रॉम हिज वुंड्स विद कॉटन वुल अप्लाइड पेंसिलिन ऑइंटमेंट। उसके घाव से खून को साफ करके कॉटन से, रुई से, जो अपनी नैरेटर हैं पेंसिलिन का मलहम लगाती हैं उसके घाव पे। पेंसिलिन क्या है? पेंसिलिन एंटीबायोटिक है और पेंसिलिन का मरहम लगाती हैं वो छोटे गिलहरी के घाव को साफ करके। फिर नैरेटर क्या कहती हैं? आई ट्राइड टू फीड हिम बाई समहाउ पुटिंग अ थिन कॉटन वुल विक डिप्ड इन मिल्क टू हिज माउथ। फिर अपनी नैरेटर उस छोटे से गिलहरी को खिलाने की कोशिश करती हैं, कुछ पिलाने की कोशिश करती हैं। क्या पिलाने की कोशिश करती हैं? एक कॉटन वुल, रुई की बत्ती बना के उसको दूध में डुबा के उसके मुंह के पास ले जाके उसको खिलाने की कोशिश कर रही हैं। बट ही वॉज अनेबल टू ओपन हिज माउथ। लेकिन जो छोटा गिलहरी का बच्चा है वो अपने मुंह को खोल पाने में अक्षम है, मुंह को नहीं खोल पा रहा है। एंड द ड्रॉप्स ऑफ मिल्क ओनली स्लिड डाउन फ्रॉम बोथ साइड्स। और चूंकि जब वो अपने मुंह को खोल नहीं पा रहा है तो जो दूध की बूंदें हैं वो उसके मुंह के भीतर न जाके उसके मुंह के किनारे से टपक रही हैं। ओनली आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ टेंडिंग could I manage to pour one drop of water in his mouth। और बहुत घंटे की मेहनत के बाद जो अपनी लेखिका हैं, जो नैरेटर हैं, वो किसी तरीके से मैनेज कर पाती हैं एक बूंद पानी को उसके मुंह में डाल पाने में। बहुत देर की मेहनत के बाद जो नैरेटर हैं वो एक बूंद पानी उस गिलहरी के बच्चे के मुंह में डाल पाती हैं। बट लेकिन on the third day he became so much better and assured that he would use his two tiny claws to hold my finger। लेकिन on the third day, तीसरे दिन he became so much better। जो गिलहरी का बच्चा है वो बहुत अच्छा हो गया, उसके सेहत में बहुत सुधार आ गया है। एंड assured, और अस्योर करता है दैट ही वुड यूज़ हिज टू टाइनी क्लॉज टू होल्ड माई फिंगर। और अब वो बच्चा सेहतमंद हो चुका है और अपने पंजे से इनकी उंगली को पकड़ता है। एंड गेज ऑल राउंड विथ हिज ब्लू ग्लास बीड्स लाइक आइज। और चारों तरफ देखता है अपने नीले शीशे की तरह गोल गोल आँखों से। एंड इन 3-4 months, और 3 से 4 महीने के भीतर, ही एस्टोनिश्ड एवरीवन। जो गिलहरी का बच्चा है 3 से 4 महीने के भीतर ही एस्टोनिश्ड एवरीवन, हर किसी को आश्चर्यचकित कर देता है। विद हिज स्मूथ फर, अपने स्मूथ फर से, अपने सॉफ्ट रोए से। बूशी टेल, अपने झबरीले पूंछ से। एंड नॉटी रिफल्जेंट आइज, और अपने नटखट चमकीले आँखों से। 4 महीने में 3 से 4 महीने में ये जो गिलहरी का बच्चा है वो अपने पूरे शेप में आ जाता है। उसके शरीर पे रोए हो गए हैं, स्मूथ फर हो गया है उसके शरीर पे, उसका पूंछ जो है अब झबरीला हो गया है। एंड उसकी जो आँखें हैं वो बहुत चमकीली आँखें हैं।
जैसा कि अपनी नैरेटर बता रही हैं। अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन टू प्रॉपर नाउन फॉलोड। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है परिवर्तन होना, अच्छे मायने में परिवर्तन होना। तो एक परिवर्तन क्या होता है कि जो गिलहरी का बच्चा है पहले कॉमन नाउन था, वो प्रॉपर नाउन हो गया है। कॉमन नाउन पहले उसको लोग गिलहरी कहते थे। कौन सा गिलहरी, कोई नाम नहीं था उसका, बस लोग कहते थे कि गिलहरी है। छोटा गिलहरी जो पेड़ से गिरा था वो है, कॉमन था। जैसे कॉमन मैन होते हैं जिनका कोई नाम नहीं जानता है, बस कह देता है कि अरे वो कॉमन मैन है। एक कॉमन मैन को हम देखे, ठीक है। उसी तरीके से कुछ दिन पहले तक ये जो गिलहरी का बच्चा है एक कॉमन बच्चा था जिसका कोई नाम नहीं था, बस लोग कहते थे गिलहरी है। लेकिन एक चेंज आता है, एक परिवर्तन आता है, और ये जो छोटा बच्चा है गिलहरी का वो कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन बन जाता है, ठीक है। एंड वी स्टार्टेड कॉलिंग हिम गिल्लू, यही है प्रॉपर नाउन। पहले उसको लोग गिलहरी गिलहरी कहते थे तो वो कॉमन था, लेकिन अब उसका एक नाम पड़ गया है जो नाम है गिल्लू, और इस नाम के पढ़ने से ये कॉमन से प्रॉपर नाउन में अब आ गए हैं। आई हंग अ लाइट वेट फ्लावर बास्केट लाइंड विथ कॉटन वुल ऑन द विंडो विद द हेल्प ऑफ अ वायर। नैरेटर कह रही हैं कि ये लटकाती हैं एक हल्के फ्लावर बास्केट को कॉटन वुल के हेल्प से अपने खिड़की पे। जो नैरेटर हैं वो ऊन की मदद से एक छोटे से फ्लावर बास्केट को अपने खिड़की के ऊपर लटकाती हैं। फॉर 2 years, 2 साल के लिए। दिस वॉज गिल्लूज अबोर्ड, और ये जो फ्लावर बास्केट जो अपनी नैरेटर लटकाई हैं खिड़की पे, ये 2 साल के लिए गिल्लू का घर है। ऑल वर प्रेजेंटली स्टॉनिस्ड एट हिज एंटीक्स एंड इंटेलेक्ट। सारे लोग एकदम आश्चर्यचकित हैं गिल्लू के हास्यास्पद व्यवहार को देख के। गिल्लू जो उछल कूद मचाता है उसको देख के सब लोग एकदम आश्चर्यचकित रहते हैं, और साथ ही साथ इसके इंटेलेक्ट को, इसकी समझ को देख के। गिल्लू बहुत समझदार भी है, और ये जो उछल कूद मचाता है और जो समझ दिखाता है, इन दोनों बात को देख के सारे लोग एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। When I would sit down to write, जो नैरेटर हैं महादेवी वर्मा जी, बहुत जानी मानी कवयित्री हैं, लेखिका हैं, तो वो जब भी बैठती हैं कुछ लिखने के लिए, he would be seized by such an acute desire to attract my attention। तो कह रही हैं कि मैं जब भी कुछ लिखने के लिए बैठती हूँ तो जो गिल्लू है वो हमेशा कोशिश करता है मेरे अटेंशन को खींचने की। गिल्लू हमेशा कोशिश में रहता है कि वो मेरे अटेंशन को अपनी तरफ खींचे। दैट ही डिवाइज्ड अ नॉबेल वे, और मेरे अटेंशन को अपनी तरफ खींचने के लिए गिल्लू एक नया तरीका अपनाता है, एक नया तरीका बनाता है। क्या है वो? वे ऑफ डूइंग इट। ही वुड वेंचर क्लोज टू माई फिट, वो मेरे पाँव के बहुत करीब आ जाता है। गो स्विफ्टली अप द कर्टन्स, और बहुत ही तेज़ी से पर्दे पे ऊपर की तरफ जाता है। एंड डिसेंड विद द सेम ब्रेकनेक स्पीड, और उतनी ही गति से, ब्रेकनेक का मतलब होता है बहुत तेज़ गति से, जितनी गति से ये पर्दे के ऊपर जाता है उतनी ही तेज़ गति से ये पर्दे के नीचे भी आता है। एंड दिस सीक्वेंस वुड कंटिन्यू टिल द टाइम आई गॉट अप टू कैच हिम, और ये जो चीज़ें हैं वो लगातार होती रहती हैं। गिल्लू लगातार पर्दे पे ऊपर जाता है बहुत तेज़ी में, और फिर बहुत तेज़ी में पर्दे से नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, तब तक जब तक कि
लेखिका उठ के उसको पकड़े नहीं। गिल्लू तब तक पर्दे पे ऊपर नीचे दौड़ते रहता है जब तक कि लेखिका उठ के उसको पकड़ न ले। टिल द टाइम आई गॉट अप टू कैच हिम ऑन सम ओकेजन्स, और कभी कभी आई यूज टू होल्ड गिल्लू एंड पुट हिज टाइनी बॉडी इन अ लॉन्ग एनवेलप। और कभी कभी जो अपनी लेखिका हैं वो क्या करती हैं, गिल्लू को पकड़ लेती हैं एंड पुट हिज टाइनी बॉडी इन अ लॉन्ग एनवेलप, और इनके शरीर को एक बड़े इन्वेलप में, बड़े लिफाफे में डाल देती हैं कभी कभी। समटाइम्स, कभी कभी, he would continue to stand on the table leaning against the wall in such an amazing condition for hours and watch my activities with his radiant eyes। और कभी कभी गिल्लू क्या करता है कि वो लगातार खड़ा रह जाता है टेबल पे, दीवार का सहारा लेके। गिल्लू कभी कभी खड़ा रह जाता है घंटों और देखते रहता है कि जो लेखिका हैं वो क्या कर रही हैं, विद हिज रेडियंट आइज, अपने चमकीले आँखों से। कभी कभी गिल्लू दीवार का सहारा लेके खड़ा रह जाता है घंटों घंटों, देखता रहता है कि लेखिका क्या कर रही हैं। When hungry, जब भूख लगती है गिल्लू को, he would inform me by twittering चिक चिक। जब गिल्लू को भूख लगती है तो गिल्लू लगातार चिक चिक करने लगता है। एंड आफ्टर हैविंग रिसीव्ड सम बिस्किट्स और काजू, और उसके बाद गिल्लू को कुछ बिस्किट्स या काजू दे दी जाती। आई वंडर्ड विद द ट्विटरिंग ऑफ चिक चिक। नरेटर कह रही हैं कि मैं सोचती हूँ कि विद द ट्विटरिंग ऑफ चिक चिक, इस ये चिक चिक करने से व्हाट ट्रांसपायर्ड, क्या चीज़ है जो ट्रांसफ़र होती है बिटवीन हिम एंड द अदर स्क्विरल्स। क्या बात है जो सीक्रेटली ट्रांसफ़र होती है बिटवीन हिम, बिटवीन गिल्लू एंड अदर स्क्विरल्स। ये जो अपनी लेखिका हैं, जो अपनी नैरेटर हैं, वो सोच रही हैं कि क्या मतलब ये जो चिक चिक करता है और इसके चिक चिक करने से उस खिड़की के आसपास बहुत सारी दूसरी स्क्विरल्स भी आ जाती हैं, तो ये क्या बात करता है सीक्रेटली। ये सोच रही हैं अपनी नैरेटर, क्या बात होती है इन लोगों के बीच में। Seeing Gillu sitting near the window and affectionately peering at the world outside made me realize that it was necessary to set him free। नरेटर कह रही हैं कि गिल्लू को खिड़की के पास बैठा देखकर एंड अफेक्शनेटली पियरिंग, अब बहुत प्यार से बाहर की तरफ देखता हुए, देखकर, गिल्लू को खिड़की के पास बैठकर खिड़की से बाहर बहुत प्यार से देखते हुए, मेड मी रियलाइज, मुझको ये रियलाइज कराता है ये सीन कि दैट इट वाज नेसेसरी टू सेट हिम फ्री, कि अब गिल्लू को थोड़ा फ्री कर देना चाहिए, गिल्लू को थोड़ा फ्रीडम देना चाहिए। फिर क्या करती हैं नैरेटर फ्रीडम देने के लिए गिल्लू को, बाई रिमूविंग सम नेल्स, कुछ कील को हटा के, आई मेड अ स्मॉल ओपनिंग इन द कॉर्नर ऑफ द वायर मैश। इनकी खिड़की पे जाली लगा हुआ था कील की मदद से, तो कुछ कील को निकालती हैं और वो जो जाली है, जो जाल लगा हुआ है, मैश लगा हुआ है, उसको थोड़ा सा खोलती हैं। ओपनिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द वायर मैश, और उसके कोने में थोड़ा सा उसको खोल के एक आने जाने का रास्ता बनाती हैं। एंड ऑन बीइंग एबल टू गो आउट फ्रॉम द ओपनिंग, गिल्लू वॉज थ्रिल्ड टू बी लिबरेटेड। और जब गिल्लू उस रास्ते से, उस ओपनिंग से बाहर निकलता है, देन गिल्लू वॉज थ्रिल्ड,
गिल्लू एकदम खुशी से उछल गया, खुशी से भर गया, टू बी लिबरेटेड, स्वतंत्र होके। उस खिड़की से बाहर निकल के गिल्लू एकदम खुशी से उछलने लगा। ड्यू टू माई इम्पॉर्टेंट पेपर्स एंड लेटर्स, मेरे महत्वपूर्ण कागज और पत्रों के चलते, माई रूम यूज टू रिमेन लॉक्ड इन माई एब्सेंस, मेरा जो कमरा है, क्योंकि मेरे कमरे में बहुत सारे महत्वपूर्ण कागज और पत्र हुआ करते थे, इसके चलते जब मैं एब्सेंट रहती हूँ, जब मैं नहीं रहती हूँ, तो मेरा जो कमरा है वो बंद रहता है, लॉक्ड रहता है। द मोमेंट द रूम वॉज ओपनड, उस क्षण जब मेरा कमरा खुलता था, ऑन माई रिटर्न, मेरे लौटने पर, फ्रॉम कॉलेज, कॉलेज से जब मैं लौटती थी और जब मेरा कमरा खुलता था, एंड स्टेप्ड इन, और जब मैं अपने कमरे में कदम रखती थी, गिल्लू वुड रश ऑन टू मी एंड क्लाइंब अप एंड डाउन फ्रॉम माई हेड टू टो, गिल्लू एकदम तेजी से दौड़ते हुए आता था और मेरे शरीर पे चढ़ जाता था, क्लाइंब अप एंड डाउन फ्रॉम माई हेड टू टो, और मेरे सर से लेके मेरे पाँव तक गिल्लू खुशी से चढ़ने उतरने लगता था, खेलने लगता था। सिंस देन दिस हैड बिकम अ रेगुलर प्रैक्टिस, उसके बाद से ये एक रेगुलर प्रैक्टिस बन गया था। जब भी लेखिका, जब भी नैरेटर अपने रूम में आती थी, रूम का दरवाज़ा खोलती थी, गिल्लू दौड़ के आता था और इनके शरीर पे चढ़ने लगता था, सर से लेके पाँव तक। ऑन माई लिविंग द रूम, और मेरे रूम को छोड़ने पर, जब ये रूम को बंद करके कहीं जाती होंगी, गिल्लू वुड ऑल्सो मेक एन एग्जिट थ्रू द वायर मेस ओपनिंग ऑफ द विंडो, जब महादेवी वर्मा जी अपने कमरे को बंद करके जाती थी, गिल्लू भी उस वायर मेस में जो ओपनिंग बनाया गया था, खिड़की के जाली में जो एक रास्ता बनाया गया था, उस रास्ते से गिल्लू भी बाहर निकल जाता था। ही वुड स्पेंड द होल डे, और गिल्लू अपने पूरे दिन को बिताता था विद हिज लॉट, और सब गिलहरियों के साथ ही अपने दिन को बिताता था। जंपिंग एंड प्रांसिंग अप, कूदते हुए, उछलते हुए, अपने पीछे वाले टांगों पर कूदते हुए, अप एंड डाउन, ऊपर एंड नीचे, वृक्ष के ब्रांचेस पे, टहनियों पे। जब भी महादेवी वर्मा जी अपने कमरे को बंद करके जाती थी, गिल्लू भी उनके जाने के साथ साथ खिड़की से बाहर निकल जाता था और सभी गिलहरियों के साथ उछलता था, कूदता था पेड़ की टहनियों पर। फिर नैरेटर कहती हैं, आई हैव सेवरल पेट एनिमल्स, मेरे पास बहुत सारे पालतू जानवर हैं, एंड बर्ड्स, पक्षी भी हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ मी, और सब इनके बहुत चहेते हैं, सारे के सारे इनके पालतू पशु पक्षी इनको बहुत चाहते हैं। बट आई डोंट रिमेंबर एनी ऑफ देम डेयरिंग टू ईट फ्रॉम माई प्लेट, लेकिन मुझे याद नहीं है कि आज तक किसी ने कभी हिम्मत की हो मेरे प्लेट से खाना खाने की। गिल्लू वॉज एन एक्सेप्शन, गिल्लू जो है एक अपवाद है। द मोमेंट आई वुड रीच द डाइनिंग रूम, जब भी मैं अपने डाइनिंग रूम में जाती हूँ, खाना खाने वाले कक्ष में जाती हूँ, ही वुड इमर्ज फ्रॉम द विंडो, जो गिल्लू है वो अचानक खिड़की से आता हुआ दिखता है। क्रॉस ओवर द कोर्टयार्ड वॉल एंड द बरामदा, रीच द टेबल एंड वुड वांट टू सिट इन माई प्लेट, जब भी लेखिका, नैरेटर खाना खाने के लिए डाइनिंग रूम में जाती हैं, खाने वाले कक्ष में जाती हैं, गिल्लू खिड़की से निकल के आंगन से होते हुए, बरामदे से होते हुए इनके टेबल पे पहुंचता है और कोशिश करता है इनके प्लेट में बैठ जाने की। विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, बहुत ही मुश्किल से, आई टॉट हिम टू सिट क्लोज टू माई प्लेट,
और बहुत ही मुश्किल से नैरेटर गिल्लू को ट्रेंड कर पाई हैं कि गिल्लू इनके प्लेट में ना बैठे बल्कि इनके प्लेट के बगल में बैठे। पहले गिल्लू आता था और इनके प्लेट में बैठ जाता था। फिर कोशिश करते करते महादेवी वर्मा जी अब गिल्लू को ये चीज़ सिखा दी हैं कि गिल्लू प्लेट में नहीं बैठना बेटा, प्लेट के बाहर बैठो। तो गिल्लू जो है अब इनके प्लेट के बगल में बैठता है। हीज फेवरेट फूड वॉज काजू। गिल्लू का फेवरेट खाना था काजू। एंड when not available for several days, he would refuse other food items. और जब बहुत दिनों तक गिल्लू को काजू न दिया जाए तो गिल्लू would refuse other food items. फिर गिल्लू कुछ नहीं खाता था, सारे खाने को मना कर देता था कि नहीं पहले काजू खाएंगे उसके बाद कुछ खाएंगे। एंड थ्रू देम डाउन फ्रॉम द स्विंग। और उसके झूले से और अपने झूले पे जो भी इनको खाने के लिए दिया जाता था, खाने की सामग्री, सबको गिरा देते थे कि नहीं काजू नहीं मिला है इतने दिनों से, पहले काजू दीजिए फिर हम और कुछ खाएंगे। और काजू नहीं मिलता था तो फिर और सारे फूड आइटम्स को भी अपने झूले से नीचे गिरा देते थे, फेंक देते थे कि हटाओ मेरे सामने से, पहले काजू लेके आओ। नेक्स्ट पैराग्राफ। अराउंड द टाइम बीइंग इंजर्ड इन अ मोटर कार एक्सीडेंट। फिर क्या होता है कुछ दिनों के बाद, जो अपने नैरेटर हैं महादेवी वर्मा जी हैं, बीइंग इंजर्ड इन अ मोटर कार एक्सीडेंट, कार से इनका एक एक्सीडेंट हो जाता है। आई हैड टू स्पेंड सम डेज इन द हॉस्पिटल। और इस एक्सीडेंट के चलते जो अपनी नैरेटर है महादेवी वर्मा जी, इनको कुछ दिन अस्पताल में बिताना पड़ता है। दोज डेज, उन दिनों, वेन एवर माई रूम वॉज ओपेंड, जब भी मेरा कमरा खुलता था, गिल्लू वुड रश डाउन फ्रॉम हिज स्विंग, गिल्लू दौड़ के अपने झूले से नीचे आता था। बट ऑन सीइंग समबडी एल्स, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को देख के, ही वुड स्कटल बैक टू सिट इन हिज नेक्स्ट। ही वुड स्कटल बैक, गिल्लू जो है वो लौट के फिर अपने घोंसले में चला जाता था। विद द सेम एलैक्रिटी, उसी सेम जोश से, उसी सेम एलैक्रिटी से, उसी सेम तत्परता से, जितनी तेजी से गिल्लू दौड़ के आता था और जब देखता था कि ये तो कोई दूसरा व्यक्ति है, उतनी ही तेजी से गिल्लू लौट के अपने घोंसले में चला जाता था। Everyone would offer him काजू, सब लोग उसको काजू दिए खाने के लिए। बट when I cleaned up his swing on my return from the hospital, लेकिन जब मैं साफ करती हूँ उसके झूले को हॉस्पिटल से वापस आकर, आई डिस्कवर्ड, मैं पाती हूँ, इट वॉज फुल ऑफ काजू, उसका जो झूला है काजू से भरा पड़ा था। फेवरेट फूड था गिल्लू का काजू। लेकिन जब नैरेटर एब्सेंट थी, नैरेटर नहीं थी अपने घर में, हॉस्पिटल में थी, उस समय गिल्लू को काजू दिया गया था खाने के लिए, लेकिन गिल्लू काजू नहीं खाया। जो जानवर होते हैं, जो भी आपका पेट होता है, वो सबसे ज़्यादा आपके प्यार का भूखा होता है। आप नहीं हैं तो उसको वो उसका फेवरेट खाना भी अच्छा नहीं लगेगा। वहीं सेम जो एक बॉन्ड होता है, जो एक रिलेशनशिप होता है ह्यूमन बीइंग का उसके पेट के साथ, वो यहाँ पे दर्शाया जा रहा है बाय द ऑथर। उसका फेवरेट फूड है काजू, लेकिन जो अपनी नैरेटर है उनके ना होने के चलते जो अपने गिल्लू हैं वो उतने खुश नहीं हैं, इस चलते वो अपने फेवरेट फूड को भी नहीं खा रहे थे। विच ओनली शोड हाउ लिटिल ही वॉज ईटिंग हिज फेवरेट फूड दोज डेज। उसे पता चलता है कि वो अपने फेवरेट फूड को भी बहुत कम खाता था उन दिनों जब महादेवी वर्मा जी हॉस्पिटल में थी। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई इंडिस्पोजिशन ही वुड सिट नियर माई हेड ऑन माई पिलो and gently stroke my forehead and hair.
और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई इंडिस्पोजिशन, इंडिस्पोजिशन का मतलब होता है हल्की छोटी मोटी बीमारी, तो वहीं जब महादेवी वर्मा जी हॉस्पिटल से लौट के आ गई थी, फिर भी थोड़ी बहुत दिक्कत थी इनके साथ उस एक्सीडेंट के चलते, तो उसी कोर्स में उसी दौरान जब हॉस्पिटल से ये लौट के घर आई थी, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंडिस्पोजिशन ही वुड सिट नियर माई हेड, गिल्लू जो है उनके सर के बगल में बैठता था, ऑन माई पिल्लो, उनके तकिए पे, एंड जेंटली स्ट्रोक माई फोरहेड एंड हेयर, और बहुत ही आराम से नैरेटर के फोरहेड को, उनके सर को, उनके बाल को थपथपाता था बहुत ही प्यार से. एज इज मूविंग अवे वॉज लाइक द गोइंग अवे ऑफ अ नर्स और अटेंडेंट, और जब गिल्लू वहाँ से जाता था तो ऐसा लगता था नैरेटर को कि जैसे कोई नर्स या अटेंडेंट उनसे दूर जा रही हो. नेक्स्ट पैराग्राफ. When I used to work during summer afternoons, नरेटर कहती हैं कि जब गर्मी के दिनों में वो काम करती थीं, गिल्लू वुड एब्सटेन फ्रॉम गोइंग आउटसाइड और सिटिंग इन हिज स्विंग. तो गिल्लू जो है वो हमेशा कोशिश करता था वो बाहर न जाने की और अपने झूले पे न बैठने की कोशिश करता था, बचता था बाहर जाने से और अपने झूले पे बैठने से. टू कीप हिमसेल्फ क्लोज टू मी एंड ऑल्सो टू टैकल द समर हीट, और गिल्लू कोशिश करता था खुद को नैरेटर के करीब रखने की और खुद को गर्मी से बचाने की. ही हैड डिस्कवर्ड अ टोटली न्यू मैथड. गिल्लू खुद को नैरेटर के करीब रखने के लिए और खुद को गर्मी से बचाने के लिए एक नया न्यू मेथड, एक नया तरीका डिस्कवर करता है, नया तरीका खोजता है. ही वुड लाई प्रोस्ट्रेट ऑन द सुराही केप्ट नियर मी. गिल्लू क्या करता था कि सुराही पे लेट जाता था, जो सुराही नैरेटर के बगल में रखा हुआ था, एंड दस रिमेन कूल एंड ऑल्सो क्लोज टू मी. इससे दोनों चीज़ें हो जाती थी, एक तो गिल्लू नैरेटर के करीब रहता था और दूसरा खुद को गर्मी से बचा के ठंडा रखता था. सुराही पे लेट के गिल्लू अपना दोनों काम कर लेता था, एक तो खुद को नैरेटर के करीब भी रख पाता था और खुद को ठंडा भी रख पाता था गर्मी के दिनों में. स्क्विरल्स हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ बेयरली 2 years. नैरेटर कहती हैं कि गिलहरियों की लाइफ स्पैन, जिंदगी बेयरली ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की होती है. एज सच, जैसा कि गिल्लूज लीज ऑफ लाइफ फाइनली केम टू एंड, और ऐसा ही गिल्लू के साथ भी होता है. गिल्लू की भी जो जिंदगी है वो अब ख़त्म होने के कगार पे आ जाती है. फॉर द होल डे, पूरे दिन, ही नाइदर एट नॉर वेंचर्ड आउट. गिल्लू ना ही कुछ खाया और ना ही कहीं निकला, ना ही कहीं घूमने निकला. इन द नाइट, रात में, इवन विद द पेन ऑफ गोइंग अवे, गिल्लू को पता था, क्या पता था, विद द पेन ऑफ गोइंग अवे, उसको ये पता था, ये दर्द था उसको कि वो अब दूर जा रहा है. ही केम टू माई बेड फ्रॉम द स्विंग. गिल्लू जान रहा था कि अब वो जाने वाला है. उस चीज़ जानवर को पता चल जाता है, जो भी पशु है ना उनको पता चल जाता है कि अब वो लोग जाने वाले हैं. उसी तरीके से गिल्लू को भी पता चल गया था, विद द पेन ऑफ गोइंग अवे, जाने के पीड़ा के साथ. ही केम टू माई बेड फ्रॉम द स्विंग. गिल्लू अपने झूले से उतर के नैरेटर के बेड पे आता है, एंड क्लच द सेम फिंगर विद हिज आइसी क्लॉज, और उसी उंगली को पकड़ता है अपने ठंडे पंजे से, विच ही क्लंग टू इन हिज नियर डेथ लाइक स्टेट ड्यूरिंग हिज नाटल डेज. उसी उंगली को पकड़ता है अपने ठंडे पंजे से जिस उंगली को गिल्लू
तब पकड़ा था जब नैरेटर उसको बचाई थी सबसे पहले इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। जब कहानी शुरू होती है और जब नैरेटर गिल्लू को कौवे के हमले से बचाती हैं, तो गिल्लू जिस उंगली को उस समय पकड़ा था अपने पंजों से, सेम उसी उंगली को फिर से पकड़ता है विथ हिज आइसी क्लॉज। उसका जो पंजा है अब एकदम ठंडा पड़ चुका है, बर्फ की तरह। द क्लॉज वर गेटिंग सो कोल्ड। गिल्लू का पंजा बहुत ठंडा हो चुका था। दैट आई स्विच्ड ऑन द हीटर एंड ट्राइड टू गिव हिम सम वार्मथ। जो अपनी नैरेटर हैं वो हीटर ऑन करती हैं और कोशिश करती हैं कि गिल्लू को थोड़ी गर्माहट दी जाए। बट लेकिन एज द फर्स्ट रे ऑफ मॉर्निंग टच्ड हिम ही डिपार्टेड। लेकिन जैसे ही सुबह होती है और सुबह की पहली किरण गिल्लू पे पड़ती है, ही डिपार्टेड, गिल्लू चला जाता है। यानी गिल्लू चला जाता है, गिल्लू मर जाता है। हिज swing was taken off the hook and the opening made in the wire mesh window was closed. फिर गिल्लू के चले जाने के बाद नैरेटर उसके झूले को उतार देती हैं और जो एक ओपनिंग बनाई थी, जो रास्ता बनाई थी वायर मेश में, खिड़की के जाली में, उसको क्लोज कर देती हैं। गिल्लू वॉज पुट टू इटर्नल रेस्ट। गिल्लू जो है अब एक कंटिन्यूइंग, इटर्नल, नॉन एंडिंग, लगातार के लिए रेस्ट में चला गया है। गिल्लू अब लगातार रेस्ट में चला गया है अंडर द सोनजूही क्रीपर। सोनजूही की लता थी इनके घर पे या इनके घर के आसपास। क्रीपर का मतलब होता है लता, बेल। तो जूही एक फूल है, वो लता, उसका जो पौधा है वो बेल नुमा होता है, लता नुमा होता है। तो उसी जूही के पौधे के नीचे गिल्लू को हमेशा के लिए रेस्ट में रख दिया जाता है, यानी उसी पौधे के नीचे गिल्लू को दफना दिया जाता है। बिकॉज ही लव्ड दिस क्रीपर मोस्ट, क्योंकि गिल्लू को ये लता बहुत ज़्यादा पसंद थी। गिल्लू इस पे उछल कूद मचाता होगा, ऊपर नीचे आता जाता रहता होगा। एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सेटिस्फैक्शन आई डिराइव फ्रॉम माई बिलीफ। एक तो गिल्लू को ये लता बहुत पसंद थी, इस पे गिल्लू उछल कूद मचाता होगा, और दूसरा नैरेटर का ये मानना है, इनको इस बात की संतुष्टि है, संतोष हो रहा है ऐसा सोच के, अपने बिलीफ से, इनका जो मानना है, जो इनका विश्वास है, क्या विश्वास है, दैट सम स्प्रिंग डे, किसी बसंत ऋतु के किसी दिन, आई विल फाइंड हिम, मैं गिल्लू को फिर से पाऊंगी, फ्लावरिंग एंड ब्लॉसमिंग, खिलते हुए, इन द गाइज ऑफ अ टाइनी येलो जूही फ्लावर। इसी जूही के पौधे से हो सकता है कि गिल्लू किसी वसंत ऋतु के किसी एक दिन जूही का फूल बन के खिले और मैं उसको देखूं। यहाँ पे नैरेटर जो हैं इमेजिन कर रही हैं कि हो सकता है कि किसी दिन गिल्लू एक जूही का फूल बनकर खिलेगा और जो नैरेटर हैं महादेवी वर्मा जी जो हैं वो उसको देखेंगी। इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं और इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़े, क्या सीखे, इस चैप्टर का थीम क्या था, अब थोड़ा उसको डिस्कस कर लेते हैं एट द एंड। सबसे पहले थीम क्या होता है किसी भी स्टोरी में, किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर में, आइदर
इट इज़ अ स्टोरी और अ ड्रामा और अ पोएम, उसमें थीम होता है। थीम किसको कहते हैं? तो थीम जो है द मेन आइडिया और मैसेज दैट द ऑथर वांट्स टू कन्वे टू द रीडर। जो एक मेन आइडिया है, जो एक मेन मैसेज है, जो लेखक या लेखिका चाहती हैं अपने रीडर को देना, उसी मेन मैसेज को, उसी मेन आइडिया को थीम कहते हैं। तो जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे थे तो वैसी बहुत सारी थीम से हम लोग रूबरू हुए हैं और यहाँ पे एक एक करके सबको देखेंगे। तो यहाँ पे जो पहला थीम है इस चैप्टर का वो है कंपैशन एंड एम्पथी, करुणा और सहानुभूति। इस कहानी को पढ़ के कहानी में सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और करुणा दिखाने के महत्व पर प्रकाश डाला गया है कि एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे भीतर करुणा होनी चाहिए। हम सभी जीवित प्राणियों पे उनके प्रति दया दिखाएं, करुणा दिखाएं। द नेक्स्ट थीम इज बॉन्ड बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल। इंसान और जानवरों के बीच एक बॉन्ड होता है, एक बंधन होता है, एक रिलेशनशिप होता है, उसको दिखाया गया है कि इंसान का इंसान के साथ तो रिलेशनशिप होता ही है, इंसान के साथ तो संबंध में रहता ही है, लेकिन इंसान का एक पशु के साथ, एक पक्षी के साथ भी संबंध हो सकता है, जो कि हम लोग अभी अभी इस स्टोरी में पढ़ के देखे हैं नैरेटर का गिल्लू के साथ। लव एंड केयर, प्यार और देखभाल, ये भी एक थीम है। लाइफ एंड डेथ, लाइफ एंड डेथ, भैया जब लाइफ मिली है ना तो डेथ तो आना ही है, ठीक है। तो इस चैप्टर का एक थीम ये भी था, लाइफ एंड डेथ। गिल्लू की मौत जो है हम लोगों को बताती है कि आप जब इस पृथ्वी पे आए हैं जन्म लेके तो आपका जाना तय है, ठीक है। द नेक्स्ट थीम इज नेचर एंड एनवायरनमेंट। नेचर एंड प्रकृति और पर्यावरण। यहाँ पे जीवित प्राणियों का संबंध दिखाया गया है, प्रकृति का महत्व दिखाया गया है। प्रकृति जो है, प्रकृति में छोटे छोटे प्राणी हैं, मनुष्य भी है, और सबके बीच में एक संबंध है, और उसको अगर हम लोग बहुत अच्छे से सींचेंगे उस संबंध को, तो हमारा इस पृथ्वी पे आना बहुत ज़्यादा सार्थकता को प्रस्तुत करेगा, थोड़ा ज़्यादा सार्थक हो जाएगा अपना इस पृथ्वी पे आना। और लास्ट थीम जो है रिजिलियंस एंड होप। रिजिलियंस मतलब किसी भी चीज़ को झेल पाने की क्षमता, और होप का मतलब आशा। रिजिलियंस दिखता है, महादेवी वर्मा जी एक्सीडेंट से उठ के आई, रिजिलियंस दिखाती हैं। होप, होप क्या है? यहाँ जो गिल्लू है वो होप दिखाता है। गिल्लू चाहता है कि जो नैरेटर हैं वो ठीक हो के आएँ। गिल्लू हमेशा दौड़ के आता है नीचे जब भी कोई महादेवी वर्मा जी के कमरे को खोलता है, ठीक है। तो गिल्लू होप दिखाता है, आशा दिखाता है, उसको लगता है कि एक दिन नैरेटर ठीक होके आएंगी। और यहाँ जो नैरेटर हैं वो ठीक होके आती हैं, वो रेजिलियंस दिखाती हैं, क्षमता दिखाती हैं कि हाँ किसी भी चीज़ पे हम लोग जीत पा सकते हैं। तो ये सारे थीम्स हैं इस चैप्टर के। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा हो कि आप कुछ नया सीखे हैं आज, तो चैप्टर को वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।